नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती आपका संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी 2024 में जो प्रीलिम्स होने वाला है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए पिछले एक साल का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। और देखिए यहाँ पर 2 मंथ आपको दिख रहा होगा, अगस्त और सितंबर 2023। तो आप कहेंगे सर हम तो मंथ वाइज कर रहे थे, आपने 2 मंथ को एक साथ कर दिया। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो यह है कि इस 2 महीने में बहुत सारे कम टॉपिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इसमें लॉ आया है, कई सारे जो अधिनियम आए हैं वह रिपीटेड है, या तो वह टॉपिक पहले आ चुका है या सितंबर के बाद फिर से आप देखेंगे अगस्त या अगले साल जो है मार्च वगैरह में जब मैं आगे और लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो वो रिपीटेड हो चुका है। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको पुनरावृत्ति से बचाया जाए, दोहराव की समस्या से आप बच जाएंगे। दूसरी बात ये क्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि यूपीएससी का जो भी एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, वह नज़दीक है, तो समय बहुत कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी कवर करा दिया जाए। तो इसलिए दोनों ही मंथ को हम साथ करके चल रहे हैं और अब से हम यही करेंगे, 2-2 मंथ का साथ करके हम खत्म कर लेंगे। यानी कि आपको मैं इसलिए पूरी तरह से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम जो है टॉपिक को अब ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर 5 में हम अगस्त और सितंबर 2023 में इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो मुद्दा चर्चा में रहा था उसको देखते हैं और सीधे चलते हैं टॉपिक के तरफ। ये जो टॉपिक है इसके आधार पर फिर हम एक प्रश्न भी देखा करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं और यूपीएससी के लेवल का ही प्रश्न, उस टॉपिक पर यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ सकती है, हम उसे भी देख लेंगे। अब सीधे टॉपिक पर चलिए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। अब यहां समझना है कि ये जो टॉपिक आपका है, पहला टॉपिक, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और संभव है कि यूपीएससी इस बार के प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बना सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले वह समझ लीजिए। देखिए, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह प्रस्तावित है। अभी 3 चरण का मतदान हो भी गया, जैसा कि आप जानते हैं, प्रक्रिया चालू है। लेकिन हुआ क्या था, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयुक्त को लेकर के 3 मेंबर हैं। एक जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 मेंबर इसमें से जो हैं वह अन्य चुनाव आयुक्त हुआ करते हैं, ये हम जानते हैं। ये जो चुनाव होने वाला था, इसकी जो घोषणा होने वाली थी, उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पद पर तो थे, लेकिन यहां पर 2 अन्य जो दिख रहा है, तो एक तो पहले ही अपने पद से विमुक्त हो गए थे और एक जो इसमें से बच गए थे उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों ही पद रिक्त हो गया था। तो एक समस्या यह आ गया था कि ये इतना बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, और केवल एक ही व्यक्ति ये सारा काम कैसे कराएंगे। यानी कि जल्दबाजी में 2 यहां पर अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है यह मुद्दा फिर से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या इसको लेकर के बातें कही गई है उसे हम देखेंगे। यहां पर इनकी नियुक्ति, सेवा शर्त वगैरह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था, मैं जरा सा उस पर भी आपको ले चलूंगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यहां पर क्या क्या टर्म दिया गया है, उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ये दोनों, तीनों का मतलब 2 यहां पर हो गया और एक तो ये हो गए, यानी कि 3 मेंबर हो गए टोटल, ठीक है। तो ये इन तीनों के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। उसके बाद कंडीशन ऑफ सर्विसेज इनकी क्या होगी और फिर यहां पर इनका जो है टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, इसको लेकर के एक विधेयक लाया गया 2023 में। ये इतना मामला आपको समझ में आ गया। राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति किया गया था वह इस कानून के द्वारा किया गया था। तो दिसंबर में इसे पारित करा लिया गया, राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो गया और यह कानून की शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इतना मामला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख बिंदु की चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह जो है चुनाव आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्त और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है, यानी कि उसकी जगह पर यह आया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि को विनियमित करना है। इतना मामला तो आपको क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, जब नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक आप क्या कीजिए, एक समिति के द्वारा यह सब काम होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कह रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस समिति में 3 मेंबर होंगे।
3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर में नाम भी बता दिया कि एक जो है वह पीएम होने वाले हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे कि अभी वैसे तो अगर आप देखेंगे पूरे कानूनी तौर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता के तौर पे अभी कांग्रेस के जो है वह अधीर रंजन चौधरी हैं। तो आप मान सकते हैं कि जो भी विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरे जो होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, यानी कि अभी DY चंद्रचूड़ हैं तो वो होते। तो ये 3 मेंबर होना था, मामला समझ में आ गया। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि यह समिति तब तक ही काम करेगी जब तक इस मसले को लेकर के, यानी कि इनकी नियुक्ति, सेवा शर्त, पदावधि, इन सब चीजों को लेकर के कोई कानून देश में नहीं आ जाता है, पार्लियामेंट नहीं पास कर देती है तब। लेकिन इसके बाद एक कानून लाया गया, ठीक है, और उस कानून के तहत कुछ बातें कहेगी। उसमें भी यही कहा गया कि ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होनी है वह 3 मेंबर के द्वारा होगा। ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो यहां पर आप लॉ लिख लीजिए। इस कानून के तहत भी यही बात कहा गया कि एक समिति होगा, इस समिति में 3 मेंबर होंगे। अब देखिए सिनॉप्सिस आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी यही कहा गया कि प्रधानमंत्री होंगे, इसमें भी यही कहा गया कि विपक्ष के नेता होंगे। एक जगह मामला आकर के फंस गया, और यह कानून जो है यहां पर ये जो CJI हैं इनको हटा देता है, इनके पद को, और कहता है कि यहां CJI नहीं होंगे बल्कि यहां पर एक मिनिस्टर होंगे। सरकार के जो ही एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वही होंगे। तो यहां पर यही मुद्दा फंस जाता था कि 3 लोग कह रहे हैं, यदि 2 लोग किसी व्यक्ति के नाम पर सहमत नहीं होते हैं तो फिर वो उस व्यक्ति का चयन नहीं होगा, और 2 लोग सहमत हो जाते हैं तो फिर चयन होगा, और सर्वसम्मति से हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि बहुमत का आधार रखा गया कि उसके आधार पर जो है चुनाव हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर एक हैं इसमें और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये दोनों तो एक ही पार्टी के मेंबर हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे से बाहर जाएंगे ही नहीं। यानी कि अगर एक व्यक्ति के नाम पे, मान लेते हैं पर्सन X, इनके नाम पर विचार करना है, यदि ये विपक्ष के नेता सहमत नहीं भी होते हैं, इसके बावजूद भी ये पहले से क्लियर है कि पर्सन X ही अपॉइंटमेंट होगा। मामला समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर इस बात को लेकर के परेशानी था कि आपको मिनिस्टर को नहीं रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था CJI को रखिए, ताकि यहां पर पारदर्शिता चयन में बना रहे, नियुक्ति में बना रहे। लेकिन सरकार ने कानून लाने में यह काम नहीं किया। इस बात को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये चीजें जो है ना वह विधायी शक्ति के अंतर्गत है, तो इसीलिए हमारा काम ये नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को ही करने दीजिए, हम हर मुद्दे में नहीं जाएंगे। मामला समझ में आ गया? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। यही बातें जो है यहां पर आपको लिखा हुआ है। चलिए अब यहां पर देखिए, वेतन भत्ता सेवा शर्त कैबिनेट सचिव के समान होगा। कुछ अन्य पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इनकार कर दिया था। अब इस पर प्रश्न है, उसको देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त यहां कौन से सही है पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली चयन समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं है। यहां ध्यान देना है, प्रश्न के पुछल्ले शब्द पर ध्यान दीजिए, शामिल नहीं है। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, तो ये हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो ये भी शामिल है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की बात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था समिति, उसमें तो ये था। लेकिन जो ये विधेयक आ गया, तो यहां पर देखिए विधेयक 2023 का चर्चा किया गया है, ठीक है, तो इसमें CJI का नाम नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट सचिव, ध्यान देना है, मैंने कहा था कि PM के द्वारा जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर रखा जाएगा, जो यहां पर है, पर कैबिनेट सचिव की कहीं चर्चा नहीं है। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, तो पहले ही मैंने बताया कि विपक्ष के नेता होंगे, लेकिन वह लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से नहीं होंगे, तो यह भी गलत है। इतना मामला समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए कौन सा सही है, तो सही में देखेंगे तो पहला सही है, दूसरा सही है और छठा सही है। तो आप सोचेंगे कि ये इसका जवाब हो जाएगा, लेकिन यहीं पर ध्यान देकर के देखना है। प्रश्न में पूछा गया था शामिल नहीं है, और ये तीनों तो शामिल है ना। तो यहां पर देखिए शामिल कौन नहीं है, विकल्प तीसरा हो गया, शामिल कौन नहीं, कैबिनेट सचिव, तो चौथा भी हो गया। और यहां पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता, तो पांचवा भी हो गया। 3, 4 और 5 देखिए कहां पर है, 3, 4 और 5, यानी कि B विकल्प जो है वह सही होने वाला है।
ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि यहां पर आराम से देखिए, नहीं तो आप इसके आधार पर जो है वह जवाब दे जाएंगे और गलत कर लेंगे, जानते हुए प्रश्न को भी गलत करके आएंगे। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। जब भी यहां पर संशोधन लगा रहे, इसका मतलब है इसको लेकर के पूर्व में कोई कानून रहा होगा। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक हैं लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे पिछला जो मैंने बताया था टॉपिक अभी चुनाव आयुक्तों को लेकर के, नियुक्ति वगैरह को लेकर के, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर भी विवाद था। जहां भी जिस भी मुद्दे पर कानून को लेकर के विवाद की स्थिति बना रहेगा, प्रश्न वहां से आ सकता है, यूपीएससी की नजर वहां रहती है, तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और यह भी क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि किस तरह से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधिकार को इस कानून के तहत सीमित किया गया। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आप जानते हैं दिल्ली जो है यूटी है, और यूटी जो है वह किस तरह का यूटी है, तो यहां पर आप जानते हैं कि ये विधानसभा यहां पर होता है, जैसे कि पुडुचेरी में है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, 3 ही यूटी में विधानसभा होता है। तो यहां पर गवर्नर नहीं होते जैसे कि बाकी स्टेट में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, यूटी में एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यह जो कानून है ना, यह क्या करता है, एलजी को ज्यादा शक्ति देता है। अभी हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यह भी विवाद में बना था, इस पर काफी विवाद हुआ था और आपके लिए महत्वपूर्ण भी इसलिए यह हो जाता है। देखिए संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है। जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला तो जाहिर सी बात है वो कानून बन जाएगा। आप जानते हैं पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा प्रेसिडेंट। इसीलिए देखते हैं कि कोई भी कानून यहां से अगर पास हो जाता है तो जब तक प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है तब तक वो कानून की शक्ल नहीं लेता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है महत्वपूर्ण अंग पार्लियामेंट के हो जाते हैं, यही इसकी वजह है, ठीक है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, देखिए यह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिशें करता है, दिल्ली के एलजी। और यहीं पर विवाद बना था। यहां पर इसकी संरचना देखिए, अध्यक्ष कौन होगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। सदस्य सचिव देखिए तो दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव जो होगा वह, और यहां पर सदस्य कौन होगा, तो दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव जो होने वाले हैं। अब एक बात और ध्यान रखना है, यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। और यहीं पर आकर के समस्या आ गया कि यदि यह एलजी के विवेकाधिकार है तो एलजी को जो है अनंत शक्तियां यह दे देता है। इसके तहत वह इस कानून का क्या करेंगे, सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो यहां पर यही समस्या है कि मान लीजिए ये सारा काम जो है मेंबर इन्होंने कर दिया, लेकिन अगर एलजी संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसे स्वीकार कर भी सकते हैं, और नहीं तो फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। तो समझ में आया, विवेकाधिकार शब्द को लेकर के समस्या था। तो अगर मान लीजिए ये जो समिति है इसमें और एलजी में विवाद हो जाए किसी नाम को लेकर के, तो फिर क्या होगा, उसमें एलजी का निर्णय होगा, वही अंतिम होगा। और यही समस्या का कारण था कि एलजी को आपने अधिक शक्ति दे दिया और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी शक्ति को सीमित करने की कोशिश की गई, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, आपको विचार करना है कौन सा सही है यह देखना है, ठीक है। यहां पर देखिए, इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया, सही है। यह कानून उपराज्यपाल के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत वह ये जो है NCCSA सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यह भी सही है। मैंने पहले ही कहा विवेकाधिकार है तो पुनर्विचार यहां पर मिल जाएगा, और यह भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो सी विकल्प में देखिए 1 और 2 यहां पर दोनों सही है। इस प्रश्न को समझ गए, दोनों ही टॉपिक काफी महत्वपूर्ण था, तो ध्यान रखना है। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण PRP विधेयक 2023 की बात आप करेंगे। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण PRP विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया गया। इसके मुख्य प्रावधान को सबसे पहले समझ लीजिए। यह कानून 1 मार्च 2024 को लागू हुआ। तो कानून जो है अब लागू हो चुका है, इसीलिए महत्वपूर्ण होगा। इस विधेयक का उद्देश्य देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को शासित करना है। केंद्र सरकार देश में एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, यहां ध्यान देना है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यानी कि PRG को नियुक्त कर सकती है। और यह किसको अधिकार दिया गया है, केंद्र सरकार को, ये पॉइंट आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। PRG को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित रद्द करने का अधिकार दे सकती है। यह
आतंकवादी गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को पत्रिकाएं प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करता है। यह मुद्दा इसीलिए भी है कि इसमें कोशिश किया गया है, आरोप लगता है सरकार पर कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात की जा रही है, मीडिया की स्वतंत्रता की जो बात की जा रही है, सरकार उसका हनन कर रही है उसके अधिकार का, इसीलिए इसका विवाद बना हुआ है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अपीलीय बोर्ड, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान रखिएगा, अपीलीय बोर्ड जो है प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। यह बोर्ड क्या, यानी कि पीआरजी द्वारा पंजीकरण देने से इनकार करने, जुर्माना लगाने या पंजीकरण के निलंबन रद्द करने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई भी किया करेगा यह अपीलीय बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न देखते हैं। और यहां पर देखिए कितने कथन सही हैं, यह नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको यह बताना। और आजकल यूपीएससी नए पैटर्न पर विकल्प ऐसा ही बना रही है। प्रश्न देखते हैं, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिया गया है, देखते हैं। यह कानून गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को पत्रिकाएं प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करता है। हमने यह इसका पॉइंट देखा था, यह सही है। इस कानून के तहत संसद देश में एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को नियुक्त कर सकती है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहां कहा गया ये इस कानून के तहत यह बातें कही गई है कि संसद ऐसा करेगा। तो आप बताइए क्या संसद ऐसा करेगा? नहीं, यही गलत पॉइंट है। क्या, कौन, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट जो है वह गलत हो गया इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को शासित करना है। बिल्कुल सही है। तो कितने सही जवाब हो गए इसमें? एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि 2 स्टेटमेंट जो है इसमें सही है और केवल 2 यहाँ बी में है, तो ये हो गया। तो हमने ये नहीं देखा कि कौन सा है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये नहीं देखा। हमने देखा कि ये जो दिया गया था सेट, ये जो आपको जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे इसमें से कितना सही है, नंबर्स कितने हैं, और उसके आधार पे हमें विकल्प निकालना था। तो इस तरह के विकल्प के साथ आप खेलना अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी लगातार इस पे प्रश्न बना रही है और लोग ठीक ठाक लोग गलतियां करके आ रहे हैं, जबकि जानकारी रहता है फिर भी विकल्प में जाके फंसने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वहां। तो ध्यान रखना है। नारी शक्ति वंदन संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यह होने वाला है आपके लिए, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की बात जो है यह मांग लंबे समय से चला रहा था और अंततः यह हो गया है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या क्या है देखते हैं। संसद ने संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। सबसे पहली चीज तो यही याद रखना है, 106वां संशोधन। संसद ने इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज आपके लिए जरूरी होगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। 1/3 सीटों पर, 1/3 की बात किया गया है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, यानी कि महिलाओं की जो राजनीति में सहभागिता है उसको बढ़ाने की कोशिश किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले समझा गया कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, राजनीति में वो वंचित समुदाय से आती हैं, समाज में भी वंचित हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान स्टेट के द्वारा किया जाएगा ताकि राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़ सके। अब वे अगर चुन करके, वे जनप्रतिनिधि बनकर के लोकसभा में, विधानसभाओं में, दिल्ली के विधानसभाओं में पहुंचती हैं तो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर वह बात कर सकती हैं। ठीक है, तो यही कोशिश इसमें किया गया है। लोकतंत्र की अवधारणा का विकेंद्रीकरण करना और उसे और मजबूत करना इस कानून का उद्देश्य है। यह मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान समझ लीजिए। देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 239 ए दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए, और कुछ अनुच्छेद जो है इसमें जोड़ा गया है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 239 ए इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अलग से लाया गया था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 330 ए। अब अनुच्छेद 330 ए जो है लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण,
तो इसमें लोकसभा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 332 से यह राज्य विधानसभाओं के लिए था और अनुच्छेद 334 से महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी, ध्यान रखना है, जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। अभी जो जनगणना होने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद होगा। हमारे देश में हर 10 साल पर जनगणना होता है, ठीक है। 2011 में आखिरी बार हुआ था, तो 2021 में होना था, लेकिन कोविड और अन्य कुछ तकनीकी वजहों से यह पूरा नहीं हो सका। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में हाल ही में बयान दिया था कि जैसे ही 18वीं लोकसभा का चुनाव हो जाता है जनगणना का काम कराया जाएगा। तो यह जनगणना का काम होगा, उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया होगी और परिसीमन की प्रक्रिया में संभव है कि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यह 33% आरक्षण की बात जो की गई है, 1/3 आरक्षण देने की बात यह किया जाएगा। अनुच्छेद 334A यही कहता है। मामला समझ में आ गया। महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि कितना रखा गया है? 15 वर्ष तक जारी रहेगा। अब देखा जाएगा कि अगर 15 वर्ष के बाद भी जरूरी लगता है कि अभी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो 15 वर्ष अभी तक रखा गया। ये बातें क्लियर है। चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, इस कानून का जो नाम है ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो टर्म ध्यान रखना है, नहीं तो सब कुछ याद रहेगा, है ना, कि 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, विधानसभाओं में, दिल्ली, सारे अनुच्छेद, और मामला ही यहाँ निकल गया। आपको शब्द ही, वो जो कानून का एग्जैक्ट नाम है वही नहीं ध्यान रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर भी पूछा गया कितने कथन सही हैं। ओके, चलिए, 3 है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं। संसद के 128वें संविधान संशोधन के तहत इस कानून को पारित किया गया। बहुत बारीक नजर आपको रखना पड़ेगा यहां पर। 128वें संविधान संशोधन, देखिए मैंने क्या आपको बताया था, क्या मैंने 128वें संविधान संशोधन कहा था? मैंने कहा था 106वां संविधान संशोधन, लेकिन मैंने 128वें का चर्चा तो किया था। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया गया था। बहुत सारे विधेयक जो पेश किए गए संविधान संशोधन के लिए वो हुआ ही नहीं, पारित नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसीलिए समझना है 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया गया, लेकिन यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इतना मामला क्लियर हो गया, दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर यही चीज आपको प्रश्न में ध्यान रखना है, ये 128वें संविधान संशोधन नहीं है बल्कि 106वां होना चाहिए था। ओके, तो ये तो हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। इसका कानून का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 2/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में, दिल्ली विधानसभा में, और एक बात और ध्यान रखना है कि 2/3 नहीं बल्कि 1/3। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 2 चीजें मिसिंग है। एक तो यहां पर दिल्ली विधानसभा चर्चा में नहीं है, दूसरी बात जो है जहां 1/3 होना चाहिए था वहां 2/3 की बात की गई है। यह स्टेटमेंट गलत है। इतना मामला समझ में आ गया। अब चलिए, इस कानून के तहत संविधान में अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए हैं। बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, एक लोकसभा की बात करता है, फिर एक राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात करता है, और यह 334A जो है वह मैंने कहा था कि इसके बाद पहली बार जब भी जनगणना होगा फिर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद यह लागू होगा। यानी कि यह जो है वह सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कितने सही हैं? तो केवल एक सही है, ये दोनों तो गलत हो ही गया था, तो केवल एक ए में है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। यानी कि देखिए, अभी तक 4 टॉपिक हुए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पर एक है। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए, अब 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। सांसद विधायकों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स, जो हमारे लिए नीति निर्माण का काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन वे यदि खुद ही अयोग्य हो जाएं तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, समझिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हासन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। क्यों अमान्य घोषित किया? क्योंकि यहां पर समझ लीजिए, निर्णय प्रत्याशी द्वारा संपत्तियों के मूल्य का गलत खुलासा किया गया था। अभी चुनाव चल रहा है लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का। इसमें क्या होता है, नामांकन प्रक्रिया, जब भी संबंधित चरण का जो मतदान होना है, उस चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जैसे ही जारी होता है तो नामांकन कराया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 4th फेज का होने वाला है, 4थे चरण का, तो 4थे चरण के लिए
अधिसूचना जारी होगा तो नामांकन होगा। अब नामांकन होगा तो इसमें जानकारी देना पड़ता है अपने संपत्ति के विषय में, अपने क्वालिफिकेशन के विषय में, आप पर कोई मुकदमा है या नहीं है, ये सारी जानकारी मैंने चुनावी दंगल वाले सीरीज में ये सब बताया है आपको कि नामांकन में क्या क्या करना होता है। ये सारी चीजें जानकारी देनी होती है, सही सही जानकारी देनी होती है। यदि कुछ गलत जानकारी आपने दिया तो मान के चलिए कि वही हाल होगा जो कि यहां पर इस कैंडिडेट का हुआ है, यानी कि आप चुनाव जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी आपकी निर्वाचन प्रक्रिया जो है पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और आप पर दोषी मानते हुए कार्रवाई भी किया जाएगा, यह भी संभव है। तो यहां पर कर चोरी करने आदि सहित उसके भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के आधार पर किया गया है। अब यहां पर देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ बातें कही गई है। इसकी धारा 8(4)(a) के तहत यदि विधायिका के किसी सदस्य को 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा हो जाता है, 2 वर्ष से कम नहीं, 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, डजन मैटर, 2 वर्ष से यदि ऊपर निकल जाता है तो सजा की अवधि तथा इसके अतिरिक्त 6 साल के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। राहुल गांधी वाला एक मामला आया था, आपने देखा होगा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, गुजरात के कोर्ट के द्वारा ये मामला आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी योग्यता बहाल कर दी, उसमें भी उन्हें 2 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, ठीक है। वो वायनाड से सांसद हैं तो वायनाड से उनकी अयोग्यता घोषित कर दी गई थी। तो 2 साल तक अगर मान लीजिए किया जाएगा तो 2 साल तो वह सजा काटेंगे जेल जा करके, ठीक है, और प्लस यहां पर समझ लीजिए इसके अतिरिक्त जो है 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कुल मिलाकर के चुनावी प्रक्रिया से कितने साल के लिए बाहर गए? 6 2 8 साल। राहुल गांधी के साथ यही हुआ था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। इस कैंडिडेट के साथ यही किया गया है। मामला समझ में आ गया? तो एक तो यह हो गया, यानी कि अयोग्यता कैसे हो सकता है किसी भी जनप्रतिनिधि का, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) में यह बात कहा गया है कि किसी भी स्थिति में यदि उस कैंडिडेट को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो वह 2 साल जो सजा दिया गया है और फिर वह अगले 6 साल यानी कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 4 साल का सजा हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे, फिर भी 8 साल नहीं, 4 साल और प्लस 6 यहां जुटेगा, तब इस कंडीशन में उसका 10 साल हो जाएगा, यानी कि 10 साल के लिए वो बाहर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 2 साल से अधिक आपको सजा मिला तो आप समझ लीजिए आप जो है आपकी यहां पर अयोग्यता हो गई। अब एक प्रावधान और है अयोग्यता का, वह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून की बात करता है, यानी कि आप चुने गए और आप जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इस स्थिति में आपकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। तो यही अयोग्यता का प्रावधान इसके तहत रखा गया है। अच्छा, दल बदल अधिनियम में क्या होता है कि इसमें 10वीं अनुसूची के तहत यह पूरा मामला जो होता है वह अध्यक्ष के द्वारा या फिर सभापति के द्वारा किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के तहत कुछ कहा गया, ये देखिए। ये अनुच्छेद जो है संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। ये जो है अनुच्छेद 102(1) यह संसद के सदस्य की बात जहां करता है, वही विधानसभा के सदस्य के लिए 191(a) कहा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके तहत अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना या फिर वैध नागरिकता यदि नहीं होगा तो ये सब भी अयोग्यता का एक तरह से मापदंड होगा। ये मामला समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। सांसद विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, यह आपसे पूछा गया। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। किसी सांसद विधायक को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो वह आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैंने क्या कहा था, क्या आजीवन चुनाव की बात मैंने किया था? मैंने कहा था यदि 2 वर्ष की सजा हो जाता है तो 2 और उसके बाद 6 साल, जितने भी वर्ष की सजा होगी उसमें 6 साल जोड़ दीजिए, यानी कि वह तो हो ही गया, सजा काटेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 6 साल हो जाएगा। और यह बात कहां कहा गया था? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का यहां पर सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो इसके तहत कहा गया आजीवन, तो आजीवन गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। किसी सांसद विधायक को दल बदल के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, दल बदल जो है संविधान के 10th शेड्यूल में चर्चा में लाया गया है, ठीक है।
और इसके आधार पर अयोग्यता भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा था कि इसके आधार पर जो अयोग्यता घोषित किया जाएगा वह अध्यक्ष के द्वारा या फिर किसके द्वारा, सभापति के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर क्या कहा गया है शब्द राष्ट्रपति, तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। क्लियर है ये चीजें। अब यहां पर कौन सा सही है, तो सही तो देखिए ना पहला है ना दूसरा है, तो डी, ना तो एक और ना ही दो, तो डी हो गया इसका सही जवाब हो गया। कुल मिलाकर के ये जो 2 महीने का हमने देखा है, इसमें जितने भी टॉपिक कवर कराए गए हैं सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार के प्रीलिम्स में, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगले लेक्चर में अगले मंथ के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।